मैं विनोद कुमार माथुर, डॉक्टर देवपाल संस्कृत विद्या मंदिर बिलारी। आज कक्षा 8 समाज विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल से अध्याय 5 उद्योग धंधे, इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जो दूसरे अध्याय आपको पढ़ा चुके हैं वो आपने पूरी वीडियो देखी होंगी और आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छी तरह से वो समझ में आई होंगी। अब हम अपने अध्ययन की ओर लौटते हैं और देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा अध्याय है भारत उद्योग धंधे, तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि भारत हमारा अपना देश है। इस देश के अंदर जो भी हमारे कारखाने हैं, उन कारखानों में जो कार्य होता है उसे हम उद्योग धंधे शीर्षक के अंतर्गत लेते हैं। अब देखेंगे आप कि कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है, क्योंकि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है और भारत की लगभग आधे से अधिक लगभग 61% आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है और कृषि से ही उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। जैसे इन्होंने भी लिखा है कि कृषि से कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने हेतु उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। आप एक चित्र के माध्यम से हम देखते हैं कि दोनों एक तरीके से कैसे एक दूसरे पर उद्योग हैं। जैसे देख लीजिए आप चित्र के माध्यम से कि एक विद्यालय है। अब एक विद्यालय को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, देखेंगे कच्चे माल, कच्चे पदार्थ के रूप में ये जो वस्तुएं आपको दिखाई गई हैं, जो पदार्थ हैं, जैसे आपकी सरिया है, पत्थर है, चूना है, ईंट है, सीमेंट है, मजदूर है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, चौक है, यातायात है, किताबें हैं, ये सारे के सारे मिल कर के एक विद्यालय का निर्माण करते हैं। फिर देखते हैं हम कि अब इसमें देखा हमने कि कुछ कच्चे माल जैसे सीमेंट और ईंट हैं, इनको बनाने के लिए भी हमें दूसरी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आपको ईंट मिट्टी और चूने से, सीमेंट चूना पत्थर, सिलिका और बॉक्साइट से, इन चीज़ों से सीमेंट और ईंट बनती हैं। फिर इन सभी पदार्थों के द्वारा पूरे विद्यालय का निर्माण होता है। ये एक उद्योग है। अब हम देखते हैं, जैसे कि आपने ये सब अभी मैंने जो चित्र में दिखाया आपको, आपने देखा कि विद्यालय के निर्माण के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी होगी और ये वस्तुएं किन किन उद्योगों से प्राप्त हुई होंगी। अब हम उन चीज़ों को देखते हैं जिससे हमें ये वस्तुएं प्राप्त हुई है। देखिए, जैसे अब आपने अभी चित्र में देखा कि आपके विद्यालय के निर्माण के लिए किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ी होगी। चूँकि आप सब विद्यार्थी हैं और विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो वहाँ देखते होंगे कि पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता हुई और वस्तुएं किन किन उद्योगों से प्राप्त हुई। तो आपके विद्यालय के निर्माण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग हुआ। ये सब वस्तुएं विभिन्न उद्योगों से प्राप्त हुई। जैसे देखा कि विद्यालय के निर्माण में कितने सारे उद्योगों का योगदान है। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन यापन की अधिकांश वस्तुएं उद्योगों से ही प्राप्त होती हैं। वर्तमान समय उद्योग धंधे ही किसी देश का आधार हैं। जैसे अभी हमने देखा कि किसी भी एक विद्यालय को उदाहरण लेकर के हम चल रहे हैं कि एक विद्यालय के निर्माण में जिन सभी वस्तुओं का अपना योगदान रहा है वो हमें किन किन उद्योगों से प्राप्त हुई हैं। तो उद्योगों की स्थापना प्राय उन स्थानों पर की जाती है जहाँ कच्चा माल, यातायात की सुविधा, संचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। वैसे भी हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर एक उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत है, वेबर महोदय का सिद्धांत। उन्होंने बताया है कि किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए 3 बिंदु लिए जाते हैं। एक, वह स्थान जहाँ से हमें कच्चा माल आसानी से प्राप्त हो सके। दूसरा, वह स्थान जहाँ से यातायात की सुविधा आसानी से मिल जाए। और तीसरा बिंदु उन्होंने लिया है श्रम, जहाँ पर सस्ते श्रम अर्थात मजदूर मिलते हों। तो इसी प्रकार हमें उद्योग की स्थापना उन्हीं स्थानों पर करनी होती है। अब उद्योग की स्थापना किसके द्वारा होगी? उद्योग की स्थापना एक उद्यमी के द्वारा होगी। उद्यमी कौन होगा? एक पूंजीपति। तो उद्योग लगाना संभव नहीं है
किसके? बिना उद्यमी के, अर्थात एक सेठ ही उद्योग को लगा सकता है। किसी भी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी निवेश किया जाता है। अब इसमें एक शब्द आया हमारे पास पूंजी, कि पूंजी क्या है? तो देखिए, पूंजी और धन वैसे कुछ अलग अलग नहीं है, लेकिन कुछ अंतर है इसमें। जो हम अपने आय का, अपने खर्च के अतिरिक्त धन को संचय के रूप में एकत्रित कर लेते हैं, तो जो संचित राशि होती है वो पूंजी कहलाती है। और निवेश, उस बचे हुए अर्थात संचित राशि से हम जो व्यापार करते हैं वो निवेश होता है। तो निर्मित वस्तुओं को देश में और देश के बाहर बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इससे आर्थिक लाभ होता है। इस लाभ के अंश को देश के विकास के कार्यों में लगाया जाता है। देश का विकास भी तभी संभव है जब किसी एक व्यक्ति का विकास है। तो स्वतंत्रता के बाद आधारभूत बुनियादी उद्योगों की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में कुछ बड़े उद्योगों, निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से स्थापित किए। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में हैं और कुछ लघु कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उदाहरण के लिए आप लघु और कुटीर उद्योगों में हम देख रहे हैं, उदाहरण के लिए कि मिट्टी के बर्तन, दरी, गलीचा आदि, ये आपके लघु कुटीर उद्योग हैं। अब उद्योगों की प्रकार की बात करें हम, तो मनुष्य को जीवन निर्वहन के लिए भोजन, वस्त्र, मकान अर्थात जो उसकी मूलभूत आवश्यकता हैं वो प्राप्त करने के हेतु अनेक संसाधनों, उपकरणों की आवश्यकता पड़ती। प्रकृति के द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जाता है। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना होता है, उसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। इसे ही हम वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। अब वस्तु निर्माण उद्योग एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। आधुनिक अर्थशास्त्र में इन उद्योगों को स्तर के अनुसार लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारी उद्योग में विभक्त किया गया, अर्थात उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। अब लघु या हल्के उद्योग की बात करते हैं तो इन उद्योगों में कम पूंजी, श्रम और शक्ति के साधन, छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये कई बार भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे भाग भी बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, पंखे हैं, सिलाई मशीन है, साइकिल, जूते, कपड़े, तेल, माचिस, ऊन, रबड़, खिलौना, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योगों के उदाहरण हैं। ये उद्योग निजी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। निजी का मतलब इन पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। दूसरे कुटीर उद्योग हैं। ये उद्योग श्रमिक अपने घरों में स्थापित कर लेते हैं, जिनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेंत, पीतल, पत्थर आदि कच्चे माल के प्रयोग होते हैं। खादी है, हस्तकंधा, चर्म उद्योग मतलब चमड़े का उद्योग, कालीन, दरी की बुनाई, साड़ियों पर कढ़ाई, रस्सी बनाना आदि इस उद्योग के उदाहरण हैं। कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन भी इसी उद्योग के उदाहरण हैं, कुटीर उद्योग के। अब ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होते हैं और ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। स्थानीय कच्चा माल, श्रम, मशीनों का प्रयोग करते हैं। तिलहनों से तेल निकालना, तिलहन आप समझते ही होंगे, जैसे आपकी सरसों हैं, मतलब तेल देने वाली फसलें हैं, जैसे तेल, गेहूं पीसना, छोटे छोटे कृषि उपकरण बनाना, रेशम के कीड़े पालना, ये सब ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं। अब हम एक टेबल में देख रहे हैं कि कुछ उद्योग हैं जो कुटीर उद्योग का नाम और कुटीर उद्योग से कच्चा माल, जैसे आप देख रहे हैं कि हमें मिट्टी का घड़ा बनाना है, जैसे अभी आपको बताया था जो कुम्हारों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है, कुटीर उद्योग होता है, उसके लिए आवश्यकता होती है हमें दोमट मिट्टी की। अब जैसे हमने अभी टेबल में देखा कि कुटीर उद्योग में एक मिट्टी का घड़ा बनाया, इसके लिए आवश्यकता पड़ी दोमट मिट्टी की। इसी प्रकार और दूसरे एक उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारा एक गुड़ उद्योग है, गुड़ बनाने का, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में एक उद्योग होता है जिसमें कोल्हू पर गुड़ बनाया जाता है, वहाँ कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है गन्ना। और एक उदाहरण देख लें, जैसे आपने देखा होगा कि कुटीर उद्योग के क्षेत्र में, जैसे आप देख रहे होंगे कि आज जो हमारी दावत वगैरह होती हैं वहाँ पत्तलों का प्रयोग होता है। तो पत्तलों के लिए बनाने के लिए जो कच्चा माल होता है वो पत्ता होता है। दूसरा जैसे आपका बंडल होता है बीड़ी, तो बीड़ी उद्योग है, बीड़ी उद्योग के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है पत्ते की। तो इस तरीके से ये हमारे कुटीर उद्योगों के दूसरे
उदाहरण है। अब जैसे हमारे पास में एक उद्योग है, तो रेशम उद्योग है। तो अब रेशम जो हमारी तैयार होती है, वो रेशम एक कीड़ों के माध्यम से तैयार होती है। इसका रेशम का एक कीड़ा होता है जो शहतूत, एरंडी या अर्जुन आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। ये जो हमारा रेशम का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है रेशम उत्पादन का, वो दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य है। वहाँ कर्नाटक राज्य में शहतूत आदि के वृक्षों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। उन रेशम के कीड़ों से हम कोयना का उत्पादन करते हैं, अर्थात उससे जो लार्वा निकलता है उससे कोयना तैयार होती है, और कोयना से फिर उबाल करके रेशम को तैयार किया जाता है। अब इस उद्योग की विशेषता क्या होती है कि उद्योग कृषि पर आधारित एक कुटीर उद्योग है, मतलब छोटा उद्योग है। अब कृषि पर आधारित क्यों है? क्योंकि हमने देखा कि पहले उन क्षेत्रों में हम शहतूत, एरंडी आदि के पौधों को बोते हैं और उन पर फिर इन कीटों को पाला जाता है। इस उद्योग में बहुत कम लागत आती है, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग है और छोटी लागत से ही हम इसका उत्पादन शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसमें रोजगार सृजन की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि कृषक है, कृषक अपनी छोटे उद्योग के रूप में इसको अपनाता है, अपने खेतों में कार्य करता है। विशेषकर इसके लिए हमें कम या सस्ते श्रम वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और सस्ते श्रम, सस्ती मजदूरी पर कार्य करने के लिए विशेषकर महिलाएं इस कार्य को करने में अपना पूर्ण भूमिका अदा करती है। अब कई उद्योग हैं जो हमारे इस उद्योग में जुड़े हुए हैं, कुटीर उद्योगों से। कुटीर उद्योग आप जानते हैं कि छोटे उद्योग होते हैं जिन्हें घर के थोड़े व्यक्तियों के द्वारा आसानी से चलाया जाता है। उसी क्रम में अगला हमारा है चॉकलेट बनाने का। चॉकलेट देखा होगा कि बच्चे हैं, आज के टाइम में चॉकलेट का बहुत ज़्यादा चलन है, और बच्चे चॉकलेटों को लेते हैं और ये एक तरह से छोटी इकाई के रूप में उद्योगों को लगाया जाता है। अब चॉकलेट जो होती है ये भी एक प्रकार से कृषि आधारित उद्योग है। इसमें एक कोको नाम का वृक्ष होता है, उसके जो फल होते हैं उस फल की होती है उसके ऊपरी परत को छीलकर उससे बीज निकाले जाते हैं। बिल्कुल बीज इस तरीके से निकलते हैं जैसे आप अपने खाने के लिए अनार के बीज निकालते हैं, उसी तरह से इसके बीज निकाले जाते हैं। जो बीज निकलते हैं उन बीजों को धूप में सुखा दिया जाता है। सूखे बीजों को एकत्रित कर लिया जाता है, फिर उन्हें कारखानों में ले जाया जाता है। चूँकि ये उद्योग कारखानों पर आधारित है, वहाँ ले जा करके उसको बिल्कुल इस तरीके से पीसा जाता है जैसे आपने देखा होगा आटा चक्की पर गेहूं को ले जाकर पीसा जाता है। उसी तरह से इन बीजों को पीस कर उसको एक मतलब पदार्थ बना लिया जाता है, चिपचिपा। जैसे आटे को गूंथते हैं, उसमें ज़्यादा पानी डालने तो थोड़ा पतला सा हो जाएगा, लसीला। इसी तरीके से एक तरल पदार्थ बनाते हैं। उस तरल पदार्थ को बिल्कुल कुछ मीठा करने के लिए उसमें चीनी और थोड़ा स्वाद करने के लिए उसमें दूध मिला दिया जाता है। एक तरह से ऐसे कर लेते हैं जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में दूध से रबड़ी तैयार होती है। इस तरीके का बना करके उसको अंत में बेल लिया जाता है, और बेल करके उससे पट्टी जैसी काट ली जाती हैं। उनको हम सील बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद मार्केट में बेच देते हैं, और वो इस तरीके से चॉकलेट अपनी तैयार हो जाती है। अब इसी क्रम में हमारा एक कृषि आधारित और उद्योग है जो जूट उद्योग है। आप जानते होंगे कि जूट उत्पादन में हमारे भारत में बांग्लादेश का पहला स्थान है, पश्चिम बंगाल का। और देशों की बात करें तो बांग्लादेश का पहला स्थान है। तो जूट सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हमने नहीं देखा है, लेकिन जूट सभी ने देखा है, सभी लगभग जूट से परिचित हैं। अगर नहीं है तो मैं कराता हूँ। आपने देखे होंगे कि बोरे या विद्यालय में जाते हैं तो बिछाने के लिए टाट पट्टी बनती हैं, ये सब जूट की ही बनी होती हैं। जूट बिल्कुल एक इस तरीके का पौधा है जैसे अपने ग्रामीण क्षेत्र में सन का पौधा होता है, जिसको सन को
उगाया जाता है। रबी की फसल में नहीं आता ये खरीफ की फसल का पौधा है, अर्थात मक्का, ज्वार, बाजरा जो बोई जाती हैं उन्हीं खेतों में सनई बोई जाती है। उस सनई को पानी में ले जा करके दबा दिया जाता है तालाबों आदि में, और उसकी जो छाल होती है उसको उतार लिया जाता है, फिर उससे रस्सी तैयार होती है। ठीक उसी प्रकार जूट भी से भी उसी प्रकार जूट के सामान तैयार होते हैं। क्रिया होती है ये कि पहले जूट के पौधे को उगाया जाता है, उसको उखेड़ कर उसकी छोटी छोटी गड्डियाँ बना ली जाती हैं, उन्हें ले जा कर के पानी में डाल दिया जाता है। जब तालाब में या कोई दूसरे प्रकार के जहाँ गड्ढे होते हैं तो पानी में वो सड़ जाता है। सड़ने के बाद उसके छाल, और छाल को कहते हैं रेशा, जैसे अपने कहते हैं ना पेड़ों पर छिक्कल, उसी छिक्कल को उतार लिया जाता है। उससे फिर रेशे को बट लिया जाता है, जैसे रस्सी बटती है ठीक उसी प्रकार से, और फिर उससे जूट के सामान तैयार होते हैं। इस तरीके से हमारा जूट उद्योग एक कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है, जो कृषि आधारित उद्योग है। इसके बाद अगला हमारा फिर वही कृषि आधारित कुटीर उद्योग है, चाय उद्योग। चाय से तो सभी लोग परिचित होंगे अच्छी तरह से। सुबह को उठते हैं, सबसे पहले चाय की आवश्यकता होती है। अब वो चाय कैसे तैयार होती है? तो चाय जो है एक प्रकार से जो पौधा है वो पहाड़ी क्षेत्रों में या दक्षिण भारत में जो कर्नाटक या दूसरे राज्य हैं जहाँ पर लेटराइट मिट्टी है, उन क्षेत्रों में इस पौधे को उगाया जाता है। क्योंकि इस पौधे की विशेषता होती है कि इसे पानी की अधिक आवश्यकता होती है, किंतु इसकी जड़ों में पानी रुक ना पाए, पानी जड़ में होकर के निकलता रहे, इसीलिए अधिकतर ये ढालू क्षेत्रों में पौधा उगाया जाता है। अब इस चाय को तैयार करने में अधिकतर सस्ते श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि चाय का जो पौधा होता है उसकी पत्तियां चाय के रूप में काम में लाई जाती हैं। देखो ग्राफ के माध्यम से देखें कि पहले पौधे से पत्तियों को तोड़ा जाता है। आप देख रहे हो चित्र में महिलाएं हैं, ये पत्तियों को तोड़ती हुई दिखाई गई हैं। चुनने का मतलब एक तरह से तोड़ना, उन पत्तियों को फिर सुखाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम अपने क्षेत्रों में कृषि से संबंधित दूसरे कार्य करते, जैसे अपने यहाँ उड़द पैदा होता है तो क्या करते हैं, फसल को काट लेते हैं, फसल को काटने के बाद सुखा लेते हैं, लेकिन उसकी पत्तियां काम में नहीं आती, उसके बीज काम में आते हैं। उसी प्रकार से इसकी पत्तियां काम में आती हैं। पत्तियों को छांट लिया जाता है, छांट के उसकी किस्में तैयार कर ली जाती हैं कि कौन सा पत्ता किस तरीके का है। उन पत्तियों को फिर डिब्बों में भर दिया जाता है और डिब्बियों में भरने के बाद उसको फिर बाजार में भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द है निर्यात। निर्यात का तात्पर्य आप जानते हैं, निर्यात का मतलब होता है कि वस्तुओं को बाजार तक भेजना। तो इस तरीके से ये आपका चाय उद्योग। इसी प्रकार और कई उद्योग हैं जिसमें आपका रबड़ उद्योग भी है। अब रबड़ की बात करते हैं हम, तो रबड़ क्या है? रबड़ कृत्रिम नहीं है, रबड़ एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसमें क्या होता है, रबड़ थोड़ा सा अलग से देखते हैं कि रबड़ के उत्पादन में पूरे विश्व में जो पहला स्थान है वो मलेशिया का है। 1980 के दशक तक थाईलैंड का पहला स्थान रहता था, और आज रबड़ के उत्पादन में भारत में केरल का पहला स्थान है। अब रबड़ होती कैसे तैयार है? तो रबड़ का एक पौधा होता है, बड़ा पौधा होता है, उस पौधे में दूध, जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा कि बरगद के पेड़ में यदि हम छेद कर दें तो उसमें से दूध जैसा निकलता है, एक चिपचिपा और रसीला पदार्थ। ठीक उसी प्रकार रबड़ के पौधों में छेद कर दिया जाता है, उनसे जो दूध निकलता है उसे किसी न किसी पात्र में अर्थात बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। आप चित्र में देख रहे होंगे। उस दूध को निकाल लिया, दूध को गर्म करके उसमें कुछ रसायन पदार्थ डालकर उसको फाड़ लिया जाता है। बिल्कुल ठीक वही प्रक्रिया है जैसे दूध में नींबू डाल दें और दूध फट जाता है। फाड़ लिया जाता है, फटे दूध के तत्व छानकर सुखा लिए जाते हैं और इससे रबर की चादर तैयार कर ली जाती है। तो ठीक वही क्रिया है जैसे हमने दूध को नींबू डालकर फाड़ा और फिर उससे हमने पनीर तैयार कर लिया। ठीक उसी प्रकार से हमारी ये रबड़ तैयार होती है।
अब अगला उद्योग हमारा फिर कृषि पर आधारित है, ये उद्योग है कहवा उद्योग। देखिए कहवा सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि हम इसे जानते ही नहीं है और हमने देखा ही नहीं है, सभी जानते हैं कहवा, इसी को अंग्रेजी में कॉफ़ी बोला जाता है। और आज तो ये कॉफ़ी खूब चलन में है, सभी लोग चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, अगर उनके घर पर तैयार नहीं होती कॉफ़ी तो कहीं ना कहीं हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो कॉफ़ी ज़रूर पीते हैं। तो कॉफ़ी जो है इसका एक पौधा होता है, पौधा लगाया जाता है, ये अपने यहाँ दक्षिण भारत में तैयार होता है। कॉफ़ी की दो किस्में होती हैं, एक रोबस्टा होती है, तो रोबस्टा जो होती है वो सबसे उत्तम किस्म की कॉफ़ी होती है। वैसे विश्व में देखें हम तो कहवा कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील का पहला स्थान है, और अपने भारत में कर्नाटक और कुछ तमिलनाडु में भी होती है। तो इसमें क्या होता है, पौधे को उगाया जाता है, पौधे पर फल लगते हैं और फलों के बीच में बीज निकलते हैं, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से अनार के अंदर होते हैं। उन बीजों को निकाल कर सुखा लिया जाता है, बिल्कुल ऐसे समझें जैसे अपने यहाँ अंडी का पौधा होता है, अंडी तोड़ लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं और सुखा कर बाजार में बेच देते हैं, और जो हमारे गुड़ उद्योग है उसके काम में अंडी आती है। उसी प्रकार से इसके बीजों को हम सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। इकट्ठा करने के बाद उनको हम बोरों में भरकर व्यापारियों के लिए बेच देते हैं और बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार उनको प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि एक साथ प्रयोग में नहीं ला सकते। अब मैं आपको केवल वो चीज़ बता रहा हूँ जिस उद्योग के लिए महात्मा गांधी को अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। शायद आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि एक नमक आंदोलन, जो ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने नमक देने से मना कर दिया था, तो गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की और समुद्र के तट पर पहुंचकर नमक को तैयार किया। अब मैं आपको नमक तैयार करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। क्या होता है इसमें कि जो समुद्र का जल है वो खारा जल होता है, अर्थात लवण युक्त जल होता है। तो नमक और कुछ नहीं, नमक एक प्रकार का लवण है, और लवण जो भी होती है वो सब नमकीन सी होती है। तो लवण है नमक। इसमें क्या होता है, समुद्र का जो जल होता है उसे छोटी छोटी क्यारियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। आप देख रहे होंगे, अब इकट्ठा करने का मतलब ये नहीं है कि उस क्यारियों में बाल्टियों से भर कर डालते हैं, ऐसा ना होता, बल्कि क्या होता है कि समुद्र में हर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। ज्वार में क्या होता है, समुद्र का जल है वो तरंग के रूप में ऊपर उठता है और धरातल पर आगे तक बढ़ता है। जब मेड़बंदी बनी हुई होती है ठीक इसी प्रकार से, तो जो जल है वो उसमें रुक जाता है, और जो मेड़ों से ऊपर का जल होता है वो भाटा की क्रिया में समुद्र में पीछे हट जाता है। तो जल उसमें जो भर जाता है, जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी में क्या होता है कि बाष्पीकरण की क्रिया होती है। बाष्पीकरण की क्रिया में जल बाष्प बनकर उड़ जाता है, जो लवण होते हैं वो उस क्यारी में रह जाते हैं। श्रमिकों की सहायता से उनको एकत्र कर लिया जाता है। ये आपके नमक बनाने की क्रिया है। क्या होता है, समुद्र तट पर कारीगर मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनाते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया है वो यहाँ है। ज्वार आने पर क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है, फिर इन क्यारियों को, मोड़ों को ऊंचा किया जाता है, जिससे ज्वार आने पर पानी ना भर जाए। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बच जाता है। इसे एकत्रित कर बाजार पहुंचाया जाता है, वहाँ मशीनों से साफ करके इसे खाने योग्य बनाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, जो घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार हमने आज कई कृषि आधारित कुटीर उद्योगों के बारे में पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं कि इस पर कुछ आधारित उद्योगों के नाम भी हैं। तो अब शुरू करो। अब हमारे जो उद्योग हैं उन उद्योगों को देखते हैं कि कुछ उद्योग ऐसे हैं जो अलग अलग आधार पर टिके हुए हैं। जैसे आप इस टेबल में देख रहे होंगे कि आपका लोहे पर आधारित उद्योग है, कृषि पर आधारित उद्योग है, पशु पर आधारित उद्योग है, वन पर आधारित उद्योग है। अब एक एक उद्योग तो उन्होंने लिखा है कि लोहे पर आधारित उद्योग है आपका समुद्री जहाज उद्योग, कृषि पर आधारित चीनी उद्योग, पशु पर आधारित दुग्ध उद्योग, वन पर आधारित देशलाई उद्योग।
अब और एक दो उदाहरण देखें ये कौन से उद्योग हैं जिन पर आधारित हैं। अब आपको लोहे पर आधारित उद्योग आप देखना चाहें तो देखेंगे कि आपका जो यातायात है, यातायात से संबंधित जैसे आप अपनी रेल देख लें, पूरी लोहे से बनी होती है और लोहे के पथ पर ही चलती है, लोहे पर आधारित। कृषि पर आधारित चीनी उद्योग आपको दिखाया। आप सूती वस्त्र उद्योग देखें कि जो सूती वस्त्र तैयार होते हैं वो कपास से तैयार होती है, जो कृषि पर आधारित उद्योग है। आप पशु पर आधारित आपने दुग्ध उद्योग देखा है। अगला आप देखें कि मांस उद्योग है, क्योंकि विश्व की लगभग 70% आबादी मांसाहारी है, वो मांस पर आधारित है। तो वो मांस हमें कहाँ से मिलेगा? पशुओं से मिलेगा, पशु आधारित उद्योग हुआ। वन पर आधारित आपको देशलाई उद्योग दिखाया है। आप एक दूसरा उद्योग और देखें, क्योंकि वनों पर आधारित उद्योग हमारा कागज उद्योग है। सारे कागज वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, उन्हीं से तैयार होता है। अगला एक उद्योग और देख लें, लोहे पर आधारित उद्योग आपके भारी उद्योग हैं, जो जैसे आपका दूसरा उद्योग के रूप में आप देख रहे होंगे कि जो विभिन्न प्रकार के पुल आदि तैयार होते हैं उन पर सब में लोहा लगा होता है। कृषि पर आधारित अगला उद्योग आपका चारा, पशुओं के लिए चारा पूरा कृषि से प्राप्त होता है। पशु पर आधारित उद्योग देखें, अब आपने ये तो सब देखा कि दूध भी पशुओं से मिलता है, मांस भी मिलता है, लेकिन एक सींग उद्योग होता है जिससे खाद तैयार होता है और विभिन्न प्रकार के आभूषण भी होते हैं, वो सब पशुओं पर आधारित होते हैं। इसी प्रकार वनों पर आधारित तीसरा उद्योग आपका होता है एक तरह से जो आपके पत्तल उद्योग होते हैं, बीड़ी उद्योग होते हैं, ये सब वनों पर आधारित उद्योग हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज हमने भारत में जो उद्योग हैं उन उद्योग धंधों से संबंधित कई उद्योगों को देखा। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी और अगला जो अध्याय बचा है इसका वो अगली वीडियो में हम आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे।